राठौर पैलेस। इस वक्त रणविजय और आकृति एक दूसरे का हाथ पकड़कर राठौर पैलेस के अंदर एंटर करते हैं। यह देखकर प्रिया जी बेहद खुश हो जाती हैं। इससे पहले प्रिया जी आकृति से मिल पाती कि पूजा तुरंत आकृति को जाकर गले लगा लेती है। इस वक्त पूजा ने आकृति को कसकर गले लगाया था। यह देखकर आकृति, मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है। ये सुनते ही पूजा, जो हुआ उसे भूल जाएं भाभी, बस आगे कुछ भी बात होगी तो आप मुझसे शेयर करना, लेकिन घर छोड़ने के बारे में कभी मत सोचना क्योंकि हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही आकृति की आंखें नम हो जाती है। तभी प्रिया जी आकृति के पास आते हुए, लेकिन बेटी मैं तुमसे नाराज हूँ। ये सुनते ही आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। वह प्रिया जी की तरफ बढ़ते हुए, क्यों मॉम? तभी प्रिया जी, मैं तुम्हारे पास आई थी लेकिन तुमने अपनी तकलीफ मुझसे जाहिर नहीं की। अगर कोई बात थी तो तुम मुझसे शेयर कर सकती थी, लेकिन लगता है शायद तुम मुझे अपनी माँ जैसा नहीं मानती। प्रिया जी के मुंह से ये शब्द सुनकर आकृति तुरंत प्रिया जी के गले लगते हुए, सॉरी मॉम, लेकिन आप ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपका बेटा ही मुझे हर वक्त परेशान करता है। मैंने सोचा यहाँ से चले जाने से ही उनके लिए बेहतर होगा। ये कहते हुए आकृति की निगाह रणविजय की तरफ जाती है। रणविजय अपने मन में, ओ वाओ, खुद गलती करे और इल्जाम दूसरों पर लगाए, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी आकृति बात को पूरा करते हुए, लेकिन मॉम मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं किसी और की वजह से आप लोगों को बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ये सुनते ही प्रिया जी, ठीक है, छोड़ो, मेरी बहू घर पर आ गई, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त सभी लोग काफी इमोशनल हो चुके थे कि तभी रणविजय अपनी नजर इधर उधर दौड़ाते हुए प्रिया जी से पूछता है, मॉम मोनिका कहाँ पर है? मोनिका के नाम सुनते ही आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। तभी रणविजय बात को पूरा करते हुए, वो एक्चुअली मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही। तभी प्रिया जी, तुम्हारे जाने के बाद उसने कई बार मुझसे पूछा भी, लेकिन मुझे खुद भी तुम्हारे बारे में नहीं पता था तो मैं उसे क्या बताती। दूसरी तरफ से पूजा, अरे भाई आप भी ना अभी अभी आए हैं और आते ही मोनिका की बात शुरू कर रहे हैं। मोनिका कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो गुम हो जाएगी, यही कहीं होगी या फिर बाहर गई होगी। फिलहाल आप आकृति भाभी पर ध्यान दीजिए। पूजा की बात सुनते ही आकृति हल्का सा मुस्कुराने लगती है। पूजा की बात सुनते ही रणविजय, ठीक है, तुम लोगों का हो चुका हो तो अब मैं अपनी बीवी को अपने साथ कमरे में ले जाने वाला हूँ, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। ये कहते ही रणविजय आकृति का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपने कमरे में ले जाता है। दूसरी तरफ यह नज़ारा देखकर प्रिया और पूजा जी एक दूसरे से, ये दोनों हमेशा एक साथ रहे, इन दोनों को कभी भी किसी की नजर ना लगे। दूसरी तरफ मेहरा इंडस्ट्री। इस वक्त समीर मोनिका एक दूसरे से बात कर रहे थे। समीर गुस्से भरी आवाज में, मैं उस आकृति को कितनी भोली भाली समझता था, लेकिन वह तो कितनी चालाक निकली। मैं तभी सोचूं इतने दिनों से वह काम पर क्यों नहीं आ रही। कभी कोई बहाना बनाती तो कभी कोई, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वह सब जानबूझकर कर रही थी, मुझे बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन उसकी ये गलतफहमी अब मैं दूर करके रहूंगा। ये कहते हुए समीर चेयर से खड़ा होता है। तभी मोनिका समीर की तरफ देखते हुए, मुझे तो पहले से ही इस आकृति पर शक होता था, लेकिन कभी कोई सबूत रहा ही नहीं। रणविजय ने तो मुझे बताया था कि उन दोनों ने शादी अपने अपने रीजन की वजह से की है। रणविजय का रीजन तो मैं जानती थी, लेकिन आकृति उसने इस वजह से की है ये मुझे आज पता चला। तुमने ठुकरा दिया तो इसी वजह से उसने जाकर रणविजय से शादी कर ली ताकि वह तुम्हें जेलिस करवा सके। ये सुनते ही समीर, उस आकृति को मैं छोड़ूंगा नहीं। बिजनेस इंडस्ट्री में उसने मेरा नाम पूरा खराब कर दिया है, मुझे कितना नुकसान हो रहा है। ये सुनते ही मोनिका, लेकिन अब तुम क्या करोगे? देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उस आकृति को रणविजय से दूर करो क्योंकि मैं रणविजय से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मोनिका की बात सुनते ही समीर लाइटर लेकर सिगरेट जलाने लगता है। वह मोनिका की तरफ देखते हुए, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, अब आकृति खुद चलकर मेरे पास आएगी, मैं उसे अपने पास लाने के लिए सारी हदें पार कर दूंगा। ये कहते हुए समीर सिगरेट का कश लेने लगता है। तभी मोनिका, लेकिन तुम करने क्या वाले हो? ये सुनते ही समीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वो मोनिका की तरफ देखते हुए, मिस मोनिका, जस्ट वेट एंड वॉच, कल का दिन आकृति के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। दूसरी तरफ राठौर एम्पायर। इस वक्त आदित्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी त्रिपाठी जी केबिन के अंदर एंटर करते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए, सर आप अभी तक काम करे हैं, आई मीन कितना टाइम हो चुका है, आप अभी तक घर नहीं गए। ये सुनते ही आदित्य, त्रिपाठी जी थोड़ा अर्जेंट काम पड़ा है, बस वह कंप्लीट हो जाए उसके बाद निकलने वाला हूँ। तभी आदित्य,
त्रिपाठी जी की तरफ देखते हुए। वैसे मिस माया ऑफिस से जा चुकी हैं क्या? ये सुनते ही त्रिपाठी जी हंसते हुए, भला वो कैसे जा सकती हैं? आपने तो उन्हें कितना सारा काम दिया है, जो कि पूरे एक हफ्ते का काम आपने उन्हें एक दिन में करने के लिए दिया है। वो अपने केबिन में बैठकर अभी तक काम करी है, बल्कि पूरा स्टाफ जा चुका है। ये सुनते ही आदित्य अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए, त्रिपाठी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मिस माया की ज्यादा चिंता हो रही है? कहीं वो आपकी कुछ खास तो नहीं लगती? ये सुनते ही त्रिपाठी जी तुरंत अपनी गर्दन ना में हिलाते हैं। तभी वह आदित्य की तरफ देखते हुए, सॉरी सर, लेकिन मैं तो बस, ये कहते हुए आगे चुप हो जाते हैं। तभी आदित्य त्रिपाठी जी की बात को पूरा करते हुए, ऑफिस के मैनेजर हैं तो उसी हिसाब से आप अपना काम करिए, ना कि मेरे काम में इंटरफेयर करिए। आई होप आप समझ चुके होंगे। त्रिपाठी जी आदित्य की बात सुनते ही हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। यह देखकर आदित्य, तो अब तक आप खड़े क्यों हैं? जाइए, या फिर मैं किसी और की तरह आपको भी एक्स्ट्रा काम पकड़ा दूं। ये सुनते ही त्रिपाठी जी आदित्य की बात का मतलब समझते हुए तुरंत ऑफिस से निकल जाते हैं। करीब आधे घंटे के बाद आदित्य लैपटॉप बंद करते हुए, फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब चलकर मिस माया को देख लिया जाए। ये कहते ही आदित्य सीधा माया के केबिन की तरफ कदम बढ़ा देता है, और जैसे ही वहां पर एंटर करता है तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त माया केबिन में गहरी नींद सो रही थी। यह देखकर आदित्य हल्का सा मुस्कुरा देता है। आदित्य अपने मन में सोते हुए, ये कितनी मासूम लग रही है, लेकिन है पूरी शैतान। वैसे इसे तंग करने में बड़ा मजा आ रहा है। ये कहते ही आदित्य माया का गुस्से से नाम लेता है। माया आदित्य की आवाज सुनते ही तुरंत हड़बड़ा उठती है। आदित्य गुस्से भरी आवाज में, मिस माया, ये ऑफिस है, आपका घर नहीं। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आपको कुछ काम दिया गया था, लेकिन आपने वो किया नहीं, बल्कि उल्टा घोड़े बेचकर सो रही हैं। तभी माया अपनी गर्दन नीचे करती हुए, सॉरी सर, बस गलती से मेरी आंख लग गई, लेकिन मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ये सुनते ही आदित्य मौका ना गवाते हुए एक बार फिर से माया पर चिल्लाने लगता है। इस बार वह माया की इंसल्ट कर रहा था। तभी माया आदित्य की तरफ देखते हुए, सॉरी सर, गलती आपकी भी है। आपने एक हफ्ते का काम मुझे एक दिन में करने के लिए दिया, और ऊपर से सुबह से आपने मुझे परेशान कर दिया। फालतू का आप मुझे मीटिंग में लेकर गए, हालांकि मीटिंग में मेरा कोई काम भी नहीं था। मैं थोड़ा और सो लेती तो शायद आज ऑफिस में सोती ना। तभी आदित्य, मिस माया, आप बहुत बोलती है, आपको तमीज नहीं है बात करने की। ये सुनते ही माया का फेस गुस्से से लाल हो जाता है। वह आदित्य की तरफ बढ़ते हुए, सॉरी सर, लेकिन बदतमीजी करना आपसे ही सीखा है मैंने। यह देखकर आदित्य अपने मन में, लड़ने में ये एक नंबर वन है। तभी आदित्य घड़ी की तरफ देखते हुए, काफी लेट हो चुका है, मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ। अगर आपको काम करना है तो आप ऑफिस में रह सकती हैं। माया आदित्य की बातों का मतलब समझते हुए तुरंत अपना पर्स उठाकर ऑफिस से चली जाती है। वह मन में बड़बड़ाते हुए, किस्मत फूटी थी जिस दिन मैंने इस कंपनी में अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया। दूसरी तरफ आदित्य माया को गुस्से से जाता देख उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। करीब 10 मिनट के बाद आदित्य ऑफिस को बंद करते हुए जैसे ही नीचे आता है तो देखता है कि माया इस वक्त खड़ी थी। वह माया की तरफ बढ़ते हुए, क्या हुआ मिस माया, आप अभी तक खड़ी हैं यहाँ पर? तभी माया, टाइम देखा है आपने? इस वक्त मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही। कोई भी कंपनी का बॉस अपने स्टाफ से इतना देर रात तक काम नहीं कराता जितना आप मुझसे करवाते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये कहते हुए माया मुंह बनाने लगती है। तभी आदित्य बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये देख कर माया, हाँ, इनका क्या जाएगा, ये तो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे और फिर सुबह कहेंगे कि मैं जल्दी ऑफिस में आऊं। करीब कुछ देर बाद ही आदित्य अपनी ब्लैक कलर की मर्सिडीज माया के सामने रोकता है और कांच का शीशा नीचे करते हुए, मिस माया, अगर घर जाना चाहती हैं तो तुरंत गाड़ी में आकर बैठ जाएं, वह भी बिना कुछ कहे। तभी माया अपने मन में, ये कभी भी प्यार से बात नहीं कर सकते, हमेशा बॉस होने का हुक्म जमाते हैं। ये सोचते हुए माया अपने मन में, टाइम वैसे काफी हो चुका है, घर जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा, ऊपर से पता नहीं गाड़ी कब तक मिलेगी, इससे अच्छा है चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाऊं। ये सोचते हुए माया तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ राठौर पैलेस। इस वक्त रणविजय बाथरूम पहने वॉशरूम से बाहर आता है कि तभी उसका ध्यान आकृति पर जाता है, जो कि इस वक्त अपने पाम पर बॉडी लोशन लगा रही थी। यह देखकर रणविजय तुरंत आकृति को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। यह देखकर आकृति, अब अचानक आपको क्या हुआ? तभी रणविजय आकृति के गालों पर फुसफुसाते हुए, डार्लिंग, तुम काफी हॉट लग रही हो, लगता है मेरे प्यार करने का नतीजा है। ये सुनते ही आकृति रणविजय की तरफ अपना चेहरा करते हुए रणविजय के दोनों कंधों पर अपनी बाजू से पकड़ मजबूत करती है। वह रणविजय की आंखों में देखते हुए, वैसे बहकाने का ये अच्छा तरीका है। ये सुनते ही रणविजय, ओ सीरियसली, मैं तुम्हें बहका रहा हूँ, अब तुम अपने पाँव पर लोशन लगाओगी, यह देखकर मेरे जज्बात तो बढ़ेंगे ही ना। ये कहते हुए रणविजय
आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और जैसे ही वह आकृति के होठों पर अपने होठ टिकाने वाला था कि तभी आकृति तेज आवाज में, मॉम, आप वहां पर खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए। ये सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति को छोड़ता है और जैसे ही पलट कर देखता है तो वहां दरवाजे पर कोई भी नहीं था। तभी रणविजय को दूसरी तरफ से आकृति की हंसने की आवाज आती है। तभी रणविजय, डार्लिंग, मेरे साथ चालाकी नहीं चलेगी, रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हुए रणविजय आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन आकृति इस वक्त रणविजय से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए, वैसे आपका चेहरा देखने लायक था, मॉम का नाम सुनते ही आपने तो तुरंत मुझे छोड़ दिया, बल्कि आप तो कहते थे कि आप किसी से नहीं डरते। ये कहते हुए आकृति भागते हुए जैसे ही गिरने वाली थी कि तभी रणविजय आकृति की कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए उसे गिरने से बचा लेता है और तुरंत उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा देता है। आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया, मुझे लगा था कि अभी मैं गिर ही जाती। रणविजय आकृति की बात का जवाब देते हुए, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा। रणविजय के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर आकृति के गाल हल्के लाल हो जाते हैं, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। रणविजय आकृति को उठाकर सीधा बिस्तर पर लिटा देता है और तभी आकृति रणविजय के होठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, मुझे किस करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? ये सुनते ही रणविजय मुस्कुराते हुए, डार्लिंग, तुम्हारा तो हक है, पर तुम पूछ क्यों रही हो? जब चाहो तुम कर सकती हो। ये सुनते ही आकृति तुरंत रणविजय के होठों पर अपने होठ टिका देती है। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे कि तभी दूसरी तरफ मोनिका रणविजय के कमरे की तरफ बढ़ते हुए जैसी वह उन दोनों को किस करते हुए देखती है तो उसकी आंखें बेहद लाल हो जाती है। वह अपने दांत पीसते हुए आकृति को, रणविजय की लाइफ से अब मैं हमेशा हमेशा दूर करके रहूंगी। रणविजय को भी आकृति की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ना चाहिए। तभी मोनिका दरवाजे पर नॉक करते हुए रणविजय को आवाज लगाती है। ये सुनते ही रणविजय आकृति से दूर होते हुए सीधा मोनिका के पास चला जाता है। वह मोनिका का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए, तुम ठीक तो हो ना? जब मैं घर पर आया था तो मैंने देखा कि तुम घर पर मौजूद नहीं थी, कहाँ पर गई थी? ये सुनते ही मोनिका आकृति की तरफ देखते हुए, तभी मोनिका बात को घुमाते हुए, वो मैं बस एक बहुत पुरानी दोस्त से मिलने के लिए गई थी। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितने फोन कॉल्स किए, लेकिन तुमने एक भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अब डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये सुनते ही रणविजय, नहीं मोनिका, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, इसी वजह से मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता था। मैंने मॉम और घर पे किसी को भी कुछ नहीं बताया था। ये सुनते ही मोनिका, हाँ वो मुझे पता है, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी बचपन की खास दोस्त हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब कुछ खास रहा नहीं, शायद तुम्हारी लाइफ में अब कोई और आ चुका है। दूसरी तरफ आकृति यह देखकर अपने मन में, ये छिपकली अब फिर से रोने का नाटक करेगी। लेकिन रणविजय भी तो जाकर उसे संभालने लगते हैं, इन्हें क्या जरूरत है उस मोनिका के पास जाने की, उसे इतना हमदर्दी रखने की। आकृति बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। दूसरी तरफ रणविजय, मोनिका मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी वजह से बहुत हर्ट हो चुकी है, उसे भी मेरी जरूरत थी, लेकिन मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया। तभी रणविजय कुछ कहने वाला था कि मोनिका रणविजय की तरफ देखते हुए, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों आराम करो। यह कहते हुए मोनिका कमरे के बाहर चली जाती है। मोनिका एक नजर गुस्से भरी निगाह से आकृति को देखते हुए अपने मन में, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, लेकिन कल रणविजय की लाइफ में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए मोनिका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रणविजय कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है और जैसी आकृति के पास आता है तो आकृति रणविजय से दूर होने लगती है। यह देखकर रणविजय, अब क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? तभी आकृति रणविजय की बातों का जवाब देते हुए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मुझे ये मोनिका आपके पास नजदीक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, मैं जब इसे देखती हूँ मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। तभी रणविजय आकृति को पकड़कर अपने पास बिठाते हुए आकृति के बाल के कान पीछे करते हुए, तो मिसेस आकृति जेलस हो रही हैं। ये सुनते ही आकृति अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही। रणविजय आकृति की बातों का जवाब देते हुए, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो साफ नजर आ रहा है। तभी आकृति गुस्से से रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, हाँ फिलहाल तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कहती आकृति रणविजय पर टूट पड़ती है। इस वक्त वह रणविजय के ऊपर थी और उसने रणविजय की बॉडी के हर पार्ट पर बाइट करना स्टार्ट कर दिया था। यह देखकर रणविजय, डार्लिंग, तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ हैं, खामखा तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करी हो। ये सुनते ही आकृति तुरंत कमरे की लाइट ऑफ कर देती है और बिस्तर की चादर ओढ़कर, ठीक है मैं रुको अभी बताती हूँ। ये कहती आकृति रणविजय को अपने आगोश में लेने लगती है। करीब 15 मिनट के बाद रणविजय आकृति के ऊपर आते हुए, अब मेरी बारी है। ये कहते रणविजय आकृति को पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देता है। इस वक्त रणविजय का हाथ आकृति के पूरे बदन को टच कर रहा था,
जिससे आकृति की सांसें तेज होने लगती है। करीब आधे घंटे के बाद आकृति रणविजय के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था। वह रणविजय की तरफ देखते हुए, काश आप मुझे पहले मिल जाते तो लाइफ कितनी आसान होती। तभी रणविजय आकृति के माथे पर किस करते हुए, डार्लिंग, हमारी किस्मत में मिलना ऐसे ही लिखा था, किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। ये सुनते आकृति हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। दूसरी तरफ आदित्य कार ड्राइव कर रहा था। वह माया की तरफ देखते हुए, इतनी शांत क्यों है, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, क्योंकि सुबह से मैं इसे बहुत परेशान किया हूँ। इसकी जगह कोई और होता तो कब का छोड़कर चला जाता। वैसे इसके पास तो ऑप्शन नहीं है छोड़ने की, तो शायद अब तक छोड़कर चली भी जाती। तभी आदित्य खांसते हुए, वैसे मिस माया, क्या आपको भूख लग रही है? ये सुनते ही माया अपने पेट पर हाथ रखते हुए, सुबह से एक अन्य का दाना भी नहीं खाया और ऊपर से आप पूछ रहे हैं कि मुझे भूख लगी है या नहीं। तभी आदित्य गाड़ी की ब्रेक लगाते हुए, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं? ये सुनते ही माया आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए, इतना हैरान होने वाली बात क्या है? वैसे भी आप तो यही कुछ चाहते थे। यह सब कुछ करके आपको खुशी मिल रही है, आप तो मुझसे बदला ले रहे हैं। तभी आदित्य अपनी आंखें बंद करते हुए, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। मुझे मालूम भी नहीं था कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। ये कहते हुए आदित्य गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। करीब 15 मिनट के बाद वह एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकता है कि तभी एक स्टाफ गाड़ी के पास आकर ऑर्डर पूछने लगता है। आदित्य माया की तरफ इशारा करते हुए, आप जाकर मैडम से ऑर्डर ले। ये कहते हुए आदित्य माया के चेहरे की तरफ देखते हुए, तुम्हें जो खाना है वो ऑर्डर कर लो, और हाँ, पेमेंट की चिंता मत करना। ये कहते हुए आदित्य गाड़ी से उतरकर किसी से फोन पर बात करने लगता है। दूसरी तरफ माया फटाफट खाने का ऑर्डर देने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसे काफी भूख लग रही थी। कुछ देर बाद ही माया इधर उधर देखते हुए, उसे आदित्य कहीं भी नजर नहीं आता कि तभी माया की नजर कहीं दूर पड़े एक ठेले पर जाती है, जहां पर गर्मा गर्म भुट्टा भुना जा रहा था। ये देखकर माया, भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है, अभी जाकर मैं लेकर आती हूँ। ये कहते माया उस तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। करीब 15 मिनट के बाद भुट्टा रेडी हो जाता है। माया गर्मा गर्म भुट्टा खाने लगती है कि तभी दूसरी तरफ से कुछ लड़के माया को देखते ही, ओहो, अकेले अकेले खाया जा रहा है, हमें भी बुला लो। ये कहते हुए लड़के एक दूसरे के साथ हंसने लगते हैं। तभी माया उन सबको इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। इस वक्त माया के दिमाग से निकल जाता है कि वह यहाँ पर आदित्य के साथ आई है। दूसरी तरफ वह लड़के माया के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। माया हड़बड़ाते हुए वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद स्टाफ वह खाना लाकर आदित्य को देता है। जैसे ही वह गाड़ी में देखता है तो वहां पर माया मौजूद नहीं थी। ये देखकर आदित्य, आखिर ये कहाँ पर गई? ये कहते हुए आदित्य अपने हाथों की मुट्ठियां बनाने लगता है। दूसरी तरफ माया भागते हुए एक जंगल के पास आ जाती है। वह लड़के माया की तरफ बढ़ते हुए, कहाँ तक भागती जाओगी, अब हाथ में भी आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनते माया एक पत्थर उठाकर उन लड़कों की तरफ फेंकती है और गुस्से भरी आवाज में, खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ाया तो आई स्वेयर मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये सुनते ही वह लड़के हंसते हुए, चलो इसी बहाने तुम्हें छूने का मौका तो मिलेगा। तभी एक लड़का तुरंत जाकर माया का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे पेट के साथ लगाते हुए, वैसे तुम बड़ी कमाल की चीज हो, कितनी देर से तुम हमें भगा रही हो। इस वक्त माया उन लड़कों से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है कि तभी वह लड़का जैसे ही माया के होठ पर अपने होठ टिकाने वाला था कि तभी कोई पीछे से उसे खींचकर दूसरी तरफ फेंकता है और बेहद गुस्से भरी आवाज में, उसे छूने से पहले मुझसे तो निपट लो। ये कहते हुए आदित्य तुरंत एक हीरो की तरह उन लोगों को पीटना शुरू कर देता है। हालांकि वह लड़के भी कम नहीं थे, उन लोगों ने भी आदित्य पर वार किया था, जिससे कि आदित्य को काफी गहरी चोट लग चुकी थी। कि तभी कुछ देर बाद ही वहां पर पुलिस की टीम आ जाती है। वह तुरंत उन लोगों को पकड़ लेती है। तभी पुलिस आदित्य की तरफ बढ़ते हुए, मिस्टर राठौर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम की जान बचाने का। अभी हमें किसी ने इन्फॉर्म किया था कि रास्ते में दो लड़के एक लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, इसी वजह से हम तुरंत यहाँ पर आ पहुंचे। इन लड़कों पर पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि ये लड़के हमेशा ही आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। ये सुनते ही आदित्य, इन्हें इस लाखों के पीछे रखा क्यों नहीं जाता? पुलिस आदित्य की बात का जवाब देते हुए, सर इस वजह से क्योंकि अब तक किसी भी लड़की ने पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई, क्योंकि हर किसी का कहना है कि कंप्लेंट लिखवाने से उन लड़कियों का नाम खराब होगा। आदित्य पुलिस की तरफ देखते हुए, अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, इनके खिलाफ मिस माया कंप्लेंट दर्ज करवाएगी और इन दोनों को ही सलाखों के पीछे रखा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये सुनते ही पुलिस, यस सर, वैसा ही होगा। ये कहते हुए पुलिस वाले उन लोगों को पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ आदित्य माया के पास जाता है तो देखता है कि इस वक्त माया बेहद रो रही थी। यह देखकर आदित्य जैसे ही माया के नजदीक जाता है तो माया तुरंत उसे कसकर गले लगा लेती है। माया रोते हुए, अभी मेरे साथ गलत करने ही वाले थे ये लोग। तभी आदित्य माया की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए, रिलैक्स माया, कुछ नहीं हुआ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी आदित्य
ध्यान देता है कि माया काफी रो रही है। वह माया को शांत करने की पूरी कोशिश करता है और जैसे ही माया को वह अपने से दूर करता है तो माया आदित्य का नाम लेते हुए तुरंत बेहोश हो जाती है। यह देखकर आदित्य माया के गाल पर हाथ थपथपाते हुए, माया होश में आओ, क्या हुआ है? तभी आदित्य माया के सर पर जैसे ही हाथ रखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि इसे काफी तेज बुखार हो चुका है। आदित्य बिना देरी के माया को तुरंत अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में आदित्य वार्ड के बाहर खड़ा था कि तभी कुछ देर बाद एक लेडीज डॉक्टर आदित्य को अपने केबिन में बुलाती है। डॉक्टर आदित्य को देखते हुए, मिस्टर राठौर, पेशेंट की हालत काफी गंभीर है। इन्हें पैनिक अटैक आ चुका है, प्लस इसके साथ साथ इन्हें फीवर भी हुआ है और साथ साथ शरीर में काफी ज्यादा वीकनेस है। ऐसा लगता है कि पेशेंट काफी दिनों से स्ट्रेस में है। डॉक्टर की बात सुनते ही आदित्य को ख्याल आता है कि वह कुछ दिनों से माया पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। तभी डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए, वैसे चिंता करने की बात नहीं है, अभी इन्हें ताकत का इंजेक्शन दिया गया है, कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगी। तभी आदित्य डॉक्टर की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। इस वक्त आदित्य अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं माया की इस हालत के पीछे वह जिम्मेदार है। कुछ देर बाद आदित्य वार्ड के बाहर बैठा हुआ था। नर्स आदित्य के पास आते हुए, मिस्टर राठौर, पेशेंट को होश आ चुका है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही आदित्य तुरंत वार्ड के अंदर एंटर करता है। वह माया की तरफ देखते हुए, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनते माया सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देती है। आदित्य माया का हाथ पकड़ते हुए, आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आदित्य के बात सुनते ही माया की आंखों से बेहद आंसू आने लगते हैं। आदित्य माया के आंसू पोंछते हुए, प्लीज डोंट क्राई, तुम रोते हुए अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। तभी माया रोते हुए, वह लड़के मेरे साथ, ये कहते हुए माया चुप हो जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर आदित्य माया को अपने गले से लगाते हुए, प्लीज स्टॉप क्राइंग, तुम तो बहादुर लड़की हो, इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। ये कहती आदित्य माया का चेहरा अपने हाथों में भरता है। आज इतने समय के बाद उसने माया को रोते हुए देखा था। यह देखकर कहीं ना कहीं आदित्य को बेहद खराब लग रहा था। तभी डॉक्टर वार्ड के अंदर एंटर करती है। वह माया का चेकअप करती है और फिर आदित्य की तरफ देखते हुए, वैसे पेशेंट अब नॉर्मल है, आप चाहे तो नहीं लेकर जा सकते हैं। ये सुनते ही आदित्य, आर यू श्योर डॉक्टर, आई मीन माया बिल्कुल ठीक है ना, परेशानी की कोई बात तो नहीं? ये सुनते ही डॉक्टर, यस मिस्टर राठौर, बल्कि अब तो आपको इनकी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। इन्हें टाइम टाइम पर खाना देना पड़ेगा, कुछ कुछ मेडिसिन है जिससे कि इनका फीवर जल्दी ही उतर जाएगा। आज जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ है उसके बाद आपको थोड़ा इन्हें वक्त देना पड़ेगा। आप इनके लगते क्या है वैसे? आई मीन आप इनके बॉयफ्रेंड हैं या फिर हस्बैंड? डॉक्टर की बात सुनते ही आदित्य चुप हो जाता है। वह माया के चेहरे की तरफ देखते हुए, जो इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी, यह देख कर आदित्य डॉक्टर की तरफ देखते हुए, मैं सिर्फ दोस्त हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर, ओके वेल, आपको ये सारी चीज करनी पड़ेंगी, उसके बाद धीरे धीरे माया रिकवर हो जाएंगी। ये सुनते ही आदित्य हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। करीब 1 घंटे के बाद आदित्य माया को अपनी गाड़ी में बैठाते हुए सीट बेल्ट लगा रहा था। इस वक्त माया बेहद शांत थी। यह देखकर आदित्य की आंखें नम हो जाती है। करीब आधे घंटे के बाद आदित्य माया को फार्म हाउस में लेकर जाता है। यह देखकर माया, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? प्लीज आप मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़ दीजिए। ये सुनते आदित्य बिना कुछ कहे माया को ब्राइडल स्टाइल में उठा देता है। आदित्य की ऐसी हरकत देख माया हड़बड़ाने लगती है। वह माया की तरफ देखते हुए, रिलैक्स, ये मेरा प्राइवेट फार्म हाउस है, यहाँ पर मैं कभी कभार ही आता हूँ, आज तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगी। ये सुनते ही माया, नहीं मुझे अपने घर जाना है। आदित्य माया की बात का जवाब ना देते हुए सीधा उसे बेडरूम में ले जाता है और वहां पर लेटाते हुए, तुम जब तक ठीक नहीं होती तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही माया, आप मुझे कह रहे हैं, बल्कि इस हालात के पीछे आप जिम्मेदार हैं। माया की बात सुनते ही आदित्य अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, इसी वजह से अब तुम्हें मैं कुछ नहीं बोल रहा। माया गुस्से से जैसे बाहर कदम बढ़ाने वाली थी कि आदित्य माया का हाथ पकड़कर सीधा उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि माया सीधा आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य के गले लगते ही माया को इस वक्त आदित्य की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। आदित्य माया की तरफ देखते हुए, मिस माया, ये आपके बॉस का ऑर्डर है और आपको ये मानना पड़ेगा। फिर से बॉस शब्द सुनकर माया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह आदित्य से दूर होते हुए सीधा बिस्तर पर चुपचाप जाकर बैठ जाती है। आदित्य माया को छोड़कर नीचे चला जाता है। यह देखकर माया, ये कहाँ पर जा रहे हैं? कहीं फार्म हाउस में मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? ऐसे भी ये मुझे जान से ही मार देना चाहते हैं। आज इनकी वजह से मुझे फीवर आ चुका, मेरी तबीयत खराब हो चुकी, सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है। इतने खड़ूस और इतने पत्थर दिल होंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। बदला लेने के चक्कर में ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं।
तभी माया की निगाह कमरे के पूरे तरफ घूमती है। वह देखती है कि कमरा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट थीम पर बना हुआ था। ये देखकर माया, ये रूम बेहद अच्छा लग रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा यूनिक लग रहा है। ये कहते ही माया की निगाह टेबल पर पड़े आदित्य की फोटो पर जाती है, जहाँ पर आदित्य 8 साल का था। यह देखकर माया, ये जरूर इनकी फोटो होगी, क्योंकि ये एक जैसे ही लग रहे हैं। बचपन में ये कितने मासूम लग रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि यही लड़का बड़े होकर इतना बड़ा शैतान निकलेगा। माया अपने आप से बात कर रही थी कि तभी कुछ देर बाद आदित्य खाने की ट्रे हाथ में लिए कमरे के अंदर एंटर करता है। वह माया के सामने खाने की ट्रे को हाथ में रखते हुए, पूरा खाना अच्छे से कंप्लीट करना और उसके बाद तुम्हें दवा भी खानी है। ये सुनते ही माया अपने मन में, अच्छे से खाना खिलाओ ताकि उसके बाद अच्छे से आप मुझे तड़पा सके। तभी कुछ देर बाद माया अपने मन में, वैसे तो भूख मुझे सुबह से लगी है, ये कहते हुए माया चुपचाप जाकर खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य बालकनी में चला जाता है। वह चांद को देखते हुए, आज अगर मैं वक्त पर ना आता तो शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता था और कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये कहते ही आदित्य की आंखें नम हो जाती है। करीब आधे घंटे के बाद आदित्य जैसे ही रूम में एंटर करता है, तो ये देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त माया खाना खाने के बाद वहीं बिस्तर पर लेट चुकी थी। यह देखकर आदित्य कुछ ही देर में इतने कमरे की हालत खराब कर दी है। भला खाना खाने के बाद तो इंसान खाने की ट्रे को साइड में तो रख सकता है, लेकिन नहीं। ये कहती आदित्य की निगाह मेडिसिन की तरफ जाती है। यह देखकर आदित्य, मेडिसिन तो इसने ली ही नहीं। वह माया के पास जाता है। आदित्य माया को 2-3 बार आवाज देता है, लेकिन माया इस वक्त गहरी नींद में जा चुकी थी। आदित्य अपने मन में, इसके लिए मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, वैसे भी इसका फीवर अभी तक उतरा नहीं। ये कहते हुए आदित्य माया का हाथ पकड़ता है, तो माया नींद में आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। आदित्य ये देखकर, ओ नो, इसने नींद में मुझे शायद अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया होगा, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर सो चुकी है। वैसे सोते हुए बहुत प्यारी लग रही है, बल्कि मासूम सी गुड़िया लग रही है। ये कहती आदित्य बिस्तर की दूसरी तरफ साइड लेट जाता है, क्योंकि सुबह से काम करने की वजह से वह भी काफी थक चुका था। करीब 1 घंटे के बाद माया लुढ़क कर नींद में आदित्य के बेहद करीब आ चुकी थी और इस वक्त उसका हाथ आदित्य के चेहरे पर था। तभी आदित्य को अपने चेहरे पर किसी का हाथ महसूस होता है और वह जैसे ही आंख खोलकर देखता है, तो इस वक्त माया उसके बेहद करीब थी। वह अपने मन में, इसे सोने का तरीका भी नहीं मालूम कि कैसे सोते हैं, ऐसा लग रहा है कि सालों से कभी सोई नहीं। ये कहते हुए वह माया को दूसरी तरफ घुमाता है। सुबह का वक्त, राठौर पैलेस। इस वक्त आकृति की नींद खुल चुकी थी। वह रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, सोते हुए भी इन्होंने मुझे कसकर पकड़ा हुआ है। ये कहते हुए आकृति के गाल लाल हो जाते हैं। आकृति रणविजय का हाथ अपने से दूर करते हुए सीधा वॉशरूम में जाती है और 15 मिनट के बाद जैसे ही बाहर निकलती है, तो अपना फोन पकड़कर बालकनी में चली जाती है। आकृति अपने मन में, मुझे समीर का मैटर जल्द से जल्द क्लोज करना पड़ेगा। रणविजय को कभी भी समीर के बारे में मालूम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वह बहुत हर्ट होंगे और अब मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। ये कहती आकृति जैसे अपना फोन अनलॉक करती है, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है और जैसे इसे चेक करती है, तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। इस वक्त आकृति के फोन में एक वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर आकृति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उस वीडियो को देखते हुए, नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कहते ही आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। आखिर आकृति ने अपने फोन पर क्या देखा है, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।